हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बीएससी लर्नर्स में। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पर है यूनिट नंबर 4 जो है ये हमारी है बीएससी थर्ड ईयर सेकंड पेपर है और इसकी यूनिट नंबर 4 है सम्मिश्र फलनों की सांतत्य एवं अवकलनीयता। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको वही क्वेश्चंस यहाँ पर रीड करने होते हैं, वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारी एक समान सांतत्य की डेफिनेशन है। सम्मिश्र फलन एफजेड प्रांत डी में एक समान सतत फलन कहलाता है यदि दिए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार हो कि, यानी कि यदि एफजेड कोई फंक्शन है, हमको उसे क्या बताना है कि वो एक समान सांतत्य है। उस कंडीशन को बताने के लिए हमको ये बताना ज़रूरी है कि वो जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये कंडीशन क्या है? ये है लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ इज इक्वल्स टू f(z)(0) है। ये जो z0 होता है हमारा दिया गया बिंदु होता है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। हमको ये बताना है कि एफ यदि सम्मिश्र फलन एफ है ना, जो कि क्या कहलाएगा, एक समान सांतत्य कहलाएगा यदि लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ इज इक्वल्स टू z0 f(z)(0) के बराबर यदि हो। ओके, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट हमारी जो डेफिनेशन है वो सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता। इन दोनों डेफिनेशंस पर ही सारा चैप्टर बेस है और आपको सिर्फ यही पढ़ना है। ओके, सम्मिश्र फलनों की अवकलनीयता ये हमारा है कि सम्मिश्र फलन एफ जो है वो बिंदु z बराबर z0 पर अवकलनीय कहलाता है यदि कोई भी फंक्शन एफ है, सम्मिश्र फलन एफ है जो कि अवकलनीय कहलाएगा z बराबर z0 पर यदि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन हमारी कहती है एफ माइनस f(z)(0) मॉड में f(z) माइनस f(z)(0) अपॉन z माइनस z0 माइनस f(z)(0) इज, अब पूरे का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। या हम इसका यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर यदि हमको सिंपल बताना है कि सम्मिश्र फलन एफ बिंदु z बराबर z0 पर अवकलनीय हो कहलाता है यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है। ये कंडीशन क्या है? f(z)(0) इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z)(0) अपॉन z माइनस z0 का अस्तित्व हो। इसका जो है वो अस्तित्व होना चाहिए। बस यही है, आपको ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है। एक तो ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी, एक ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ तक और यहाँ तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बस नहीं हमको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, एक है डेफिनेशन एक समान सांतत्यता की, एक है डेफिनेशन अवकलनीयता की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पक्के ही है कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि फलन z मॉड z का स्क्वायर सर्वत्र सतत है। हमको ये बताना है कि सर्वत्र सतत है। हमने अभी इसकी पहले एक कंडीशन देखी थी, सतत के लिए क्या कंडीशन होती है वो हमको यहाँ पर होल्ड कर बतानी होगी। परंतु यह मूल बिंदु को छोड़कर कहीं भी अवकलनीय नहीं है और हमको ये बताना है कि अवकलनीय भी नहीं है। तो अवकलनीय के लिए क्या, अवकलनीय होने के लिए क्या कंडीशन होती है? वो ये कंडीशन होती है ना, ये वाली कंडीशन होती है f(z)(0) इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z)(0) अपॉन z माइनस z0 का अस्तित्व होना चाहिए। अब हमको क्या बताना है कि अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब हमको ये बताना है कि इसका अस्तित्व नहीं होगा। सिंपल है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको पता होना चाहिए z जो होता है वो एक मतलब f(z) बराबर z मॉड z0 का मॉड z का स्क्वायर है। तो ये जो हमारा सम्मिश्र फलन कहलाता है। सम्मिश्र फलन मतलब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया फलन हमने माना कि f(z) इज इक्वल्स टू मॉड में z का स्क्वायर। सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि f(z) जो है वो सर्वत्र सतत है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं f(z) जो है हमने इसको माना है, ये जो हमको बताना है कि सर्वत्र सतत है परंतु मूल बिंदु को छोड़कर कहीं भी अवकलनीय नहीं है। सतत के लिए परीक्षण, क्योंकि f(z) बराबर हमको पता है कि f(z) बराबर मॉड का z स्क्वायर होता है और हमको z की वैल्यू पता है कि एक सम्मिश्र फलन है। सम्मिश्र फलन जो होता है वो x प्लस आई वाई के इक्वल होता है, z बराबर x प्लस आई वाई के इक्वल होता है। मॉड यदि हम इसका लगाएं तो x प्लस आई वाई आ जाता है। मॉड z यदि हम करें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहीं पर यदि हम मॉड z का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। अब जो भी काम होगा इस पर होगा, ठीक है। f(z) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिल गया जो कि मॉड z स्क्वायर की वैल्यू थी, जो कि x और y में एक बहुपद है।
अब चूंकि ये बहुपद है तो ये एक तरीके से एक स्टेटमेंट ही है कि कोई भी जो प्रत्येक बहुपद जो होता है वो सर्वत्र सतत होता है। ये हमारी डेफिनेशन होती है, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अतः एफ जेड बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि एक बहुपद है अतः ही सर्वत्र सतत होगा। तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये सर्वत्र सतत है। अब हमको बताना है कि अवकलनीय नहीं है, बस इतना सा। अवकलनीयता का परीक्षण के लिए हम हेडिंग डालेंगे। हम जानते हैं कि अवकलनीयता की परिभाषा से फलन एफ जेड बिंदु z0 पर अवकलनीय होगा। अवकलनीयता की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, वो अवकलनीय होगा यदि वो इस कंडीशन मतलब अस्तित्व होगा। हमने अभी देखा था इसके पहले वाले इसमें, तो बस इतना ही है। अब हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि z बराबर, हमको यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। z बराबर z0 प्लस h मानना पड़ेगा। ये जो z है हम यहाँ पर z0 प्लस h पुट कर देंगे। एफ डैश z0 बराबर कितना जाएगा, लिमिट h टेंस टू z0, z की जगह पर z0 प्लस h रख दिया, माइनस एफ z0 अपॉन h। अब ये h कैसे आया ये बता देते हैं। तो देखिए, जब आपके पास z बराबर z0 प्लस h है तो z माइनस z0 यदि हम करेंगे तो z माइनस z0 की वैल्यू क्या h नहीं आ जाएगी, तो वही वैल्यू यहाँ पर z माइनस z0 की वैल्यू h यहाँ पर पुट कर दी गई है। एफ डैश z0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, एफ जेड 0 था तो एफ जेड की वैल्यू कितनी थी, एफ जेड की जो वैल्यू थी वो थी, ये देखो एफ जेड की जो वैल्यू थी हमारे पास थी मॉड z का स्क्वायर। तो वही यदि हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी z0 प्लस h का होल मॉड का स्क्वायर माइनस z0 प्लस स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर दी, अपॉन में h आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश z0 बराबर, मैंने जैसे का तैसा ही लिख दिया यहाँ पर। एफ डैश z0 बराबर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 z0 प्लस h। चूँकि हमको पता होना चाहिए कि मॉड z का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड z का जो स्क्वायर होता है, मॉड z का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है z इंटू जेड बार के। ठीक है, तो मॉड z का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है z इंटू जेड बार के। ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए, इसका ही हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि मॉड z इसको माना था, इसका होल स्क्वायर था, तो z इंटू जेड बार का z इंटू जेड बार आ गया, माइनस यहाँ पर भी यही किया z0 इंटू जेड नॉट बार आ गया। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 z0 प्लस h इंटू, अब इसका पूरे का बार है तो अलग अलग बार हो जाएगा, ये कंडीशंस होती है, माइनस z0 इंटू z0 बार आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। हम इनमें एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जाएगा z0 इंटू z0 बार प्लस z0 h बार प्लस h इंटू h बार माइनस z0 इंटू z0 बार। ओके, इससे ये वाला जो पद है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इतनी वैल्यू हमारे पास बच जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, h0 प्लस z0h, इसको थोड़ा सा हमने वो लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 z0 बार प्लस लिमिट h टेंस टू 0 z0 प्लस h अपॉन h इंटू h डैश। हमने क्या किया, इन दोनों की अलग अलग लिमिट लगा दी। इस वाले पद पर हमने अलग से लिमिट लगाई, इस वाले पद पर हमने अलग से लिमिट लगाई। h इसके साथ था तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो z0 बार बचेगा, लिमिट प्लस लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 z0 प्लस h अपॉन h इंटू h बार, ये वाला h यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये बचेगा। ठीक है, और ये जो h बार था हमने इसको कॉमन निकाल दिया। एफ डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 बार प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये हमने कैंसिल किया तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दिया है यहाँ पर। यदि z0 बराबर, अब चूंकि मूल बिंदु पर बोला है तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0 पर, तो z0 इज इक्वल्स टू 0 पर, तब हम समीकरण 2 से देखते हैं कि z0 बराबर जब हम 0 पुट करते हैं तो एफ डैश z0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आएगा यहाँ पर, तो 0 प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, h डैश अपॉन h बार अपॉन h आ जाएगी। और एफ डैश z0 बराबर जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अद्वितीय परिमित राशि आएगी। एफ डैश z0 का अस्तित्व है, हमको यहाँ से पता चलेगा कि एफ डैश z0 का क्या है, यहाँ पर अस्तित्व है यदि z0 बराबर 0 होता है। तो एफ जेड बराबर
एफ जेड कॉमा जेड ज़ीरो बराबर 0 पर अवकलनी है। ये हमको पता चल गया क्योंकि इसका अस्तित्व है, मतलब कि अवकलनी होना चाहिए। वो अवकलनी बताना है तो मतलब इसका अस्तित्व होना चाहिए, तो हमने वो सिद्ध कर दिया। अस्तित्व है का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है वो कोई भी उसकी वैल्यू अद्वितीय परिमित राशि यहाँ पर हमको पता चल गई। Z0 इज नॉट इक्वल टू 0, तब समीकरण 2 से हम यहाँ पर करेंगे। एफ डैश Z0 बराबर अपरिमित राशि है यदि Z0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अतः फलन एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। फलन एफ जेड बराबर मॉड जेड का स्क्वायर सर्वत्र सतत है किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं। यदि मूल बिंदु मतलब जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो वहाँ पर अवकलनीय नहीं होता है, लेकिन यदि हम जेड नॉट इज इक्वल्स टू 0 यानी कि मूल बिंदु पर देखते हैं तो वो हमारा जो फंक्शन होता है अवकलनीय होता है। बस हमको यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।